आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आइसोमेरिज्म में ये होता है कि आइसो जो है, आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब है सेम, एंड मर्स का मतलब है यूनिट्स और पार्ट्स, कुछ भी कह लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड हैं, मान लें कि हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हमारे पास ये है इथाइल अल्कोहल, और हमारे पास है डायमीथाइल ईथर, ऑक्सीजन कार्बन। तो देखने से आपको क्या पता चल रहा है? एंड दिस वन, अब ये जो दोनों कंपाउंड हैं, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6O, यानी बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इनका सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बोथ दीज कंपाउंड्स, वन ऑफ देम इज अ मिथाइल अल्कोहल, one of them is a methyl alcohol and other one is the dimethyl ether, sorry ये ethyl alcohol है, ethyl alcohol, and other one is the dimethyl ether, ठीक है। अब देखिए इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क सिंपली ये है कि इनकी देखिए कनेक्टिविटी चेंज है। यहां पे देखिए एक कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, और जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो किस तरह से, अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो CH3 CH2OH। तो OH जो है, OH किस से बॉन्डेड है? CH2 से। CH2 किस से बॉन्डेड है? CH3 से। अगर हम इस साइड पे आते हैं तो हमें सिचुएशन डिफरेंट मिलती है। कैसे मिलती है? कि भाई हम यहां पे कंडीशन जो है CH3O CH3, यहां पे इसमें एक CH2 था, इसमें कोई CH2 नहीं, इसमें एक CH3 था, इसमें दो CH3 हैं। तो दोनों में आपको स्ट्रक्चर में फर्क दिखाई देगा, पर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, पर स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। तो इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? डिफरेंट क्यों होगी? देखिए कनेक्टिविटी चेंज है। यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें अल्काइल ग्रुप से OH लगा हुआ है, यहां पे जो है अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्क है इसकी पोलैरिटी में, इसकी पोलैरिटी में, इसकी बॉन्ड एनर्जी में, इसकी बॉन्ड एनर्जी में क्या होगा? फर्क होगा। तो इनकी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो अगर कोई और आइसोमर है, मान लें कि आपके पास CH3 CH2 CH2OH, यानी आपके पास है N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल, आपके पास क्या चीज है? N प्रोपाइल अल्कोहल, एंड आपके पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3 COH, यानी आपके पास क्या चीज है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब दोनों में जो है, दोनों में क्या है? दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। दोनों में क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है, और दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और कार्बन की चेन में फर्क हो, कार्बन की चेन में फर्क हो, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जो अब केमिकल प्रॉपर्टीज, अब दो चीजें आप में भी आप मिक्स हो जाए, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है
केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन किस टाइप के, किस नेचर के होंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्ट करने का तरीका सेम होगा। अब रेट जो है वो वेरी करता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। इवन दो दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी अल्कोहल के दो डिफरेंट आइसोमर हैं, इनकी रिएक्टिविटी भी सेम नहीं होगी, रिएक्टिविटी चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी अगर दोनों की आप डिहाइड्रेशन करते हो, आप दोनों की डिहाइड्रेशन करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इन आइदर केस प्रोपीन ही मिलेगा। और जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, प्रोपीन करेगा, यानी 1 प्रोपेनॉल करेगा या 2 प्रोपेनॉल करेगा। जल्दी कौन करेगा, डिहाइड्रेशन किसकी जल्दी होगी। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, कौन करेगा, 1 और 2। 2 ज्यादा डिहाइड्रोजिनेट होगा, क्योंकि जब यहां से OH निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक है, यहां से OH निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो दो चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट इज द नेचर ऑफ type of reactions occurring in particular family. Rate of reaction means at what speed particular reactant reacts. किस स्पीड पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट भले उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, रिएक्टिविटी चेंज होती जाएगी, रिएक्टिविटी चेंज होती जाएगी। मान ले आपके पास क्या चीज है, आपके पास जो है एन पेंटाइल अल्कोहल है, सॉरी आपके पास एन पेंटेन है, आपके पास आइसोपेंटेन है, आपके पास नियोपेंटेन है। तो आइसोपेंटेन में तीन किस्म की जो है वो आपकी रिएक्टिविटीज होंगी। रिएक्शंस तो अल्केन है, एन पेंटेन भी अल्केन है, आइसोपेंटेन भी अल्केन है, और आपका नियोपेंटेन भी अल्केन है। तो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन ही होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। पर फास्ट कहां पे होगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। तो मुझे बताएं, अल्केन में जो रिएक्शंस होते हैं वो तो फ्री रेडिकल होते हैं, तो फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन बताए। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कौन होगा। अब क्योंकि फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होती है। तो अगर टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो आपका जो टर्शियरी कार्बन होगा, आपका जो टर्शियरी कार्बन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं बेटा। मैंने लिखा है, इफ मैंने लिखा है तो ये गलत है बेटा, ये गलत है, ठीक है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं आएगा। चलिए इस चीज को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम कि भाई हमारे पास 3 आइसोमर्स हैं। कौन से 3 आइसोमर्स हैं, हमारे पास एन पेंटेन है, ये हो गया आपका एन पेंटेन, हमारे पास आइसोपेंटेन है, हमारे पास नियोपेंटेन है। तो भाई ये एन पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया, और ये आपका नियोपेंटेन हो गया। अगर आप तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो आपको मिलेगा C5H12, ठीक है। तो सारे पेंटेन्स हैं, सारे पेंटेन्स हैं, इनमें अब अल्केन है, अल्केन के प्रिंसिपल रिएक्शंस क्या होते हैं, अल्केन के प्रिंसिपल रिएक्शंस क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अब ये बस इतनी चीज ध्यान में रखिए कि अब कहीं पे भी आपको इन अल्केन्स, अगर आपको अल्केन्स में कहीं पे भी CH3 दिखाई दे, इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को हम प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको CH2 दिखाई दे, अगर आपको CH दिखाई दे, अगर आपको खाली C दिखाई दे, ठीक है, तो अगर खाली C है, बाकी उसके पास 4 कोई अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इस कार्बन को क्वाटरनरी कहते हैं, इसको टर्शियरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है,
तो दो तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दो वैलेंसी गई, बाकी क्या रहेगी? दो। तो दो क्या लगे होंगे? इससे कार्बन लगे होंगे। तो अगर एक कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको आप सेकेंडरी कहोगे, क्योंकि इसमें कार्बन की कितनी वैलेंसी थी? चार। चार में से दो हाइड्रोजन खा गया, बाकी रह गई दो। तो दो किसके साथ सेटिस्फाई करेगा? दो नेबरिंग कार्बन के साथ। तो इसको आप सेकेंडरी कार्बन कहोगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आपको प्राइमरी अल्काइल रेडिकल मिलेगा। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो सेकेंडरी मिलेगा, यहां से रिप्लेस होगा तो टर्शरी मिलेगा। क्वार्टरनी कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ज्यादा स्टेबल आइन कौन सा है? ज्यादा स्टेबल आइन है आपका रेडिकल कौन सा है? टर्शरी। तो जब टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। सारे पेंटेन क्या देंगे? सारे पेंटेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। जल्दी कौन देगा? अब देखें, बताएं ये कौन सा कार्बन? प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी, ये टर्शरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। इसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी, ठीक है। तो बताएं किस कंपाउंड में आपको ज्यादा रिएक्टिव साइड दिखाई दे रही है? तीनों को अगर कंपेयर करें तो किस कंपाउंड में आपको ज्यादा रिएक्टिव साइड दिखाई दे रही है? कौन बताएगा? किसमें दिखाई दे रही है बेटा? है कोई? थ्री में, ठीक है। थ्री स्ट्रक्चर में आपको कौन सा कार्बन, ये जो टर्शरी है, किधर गया? टर्शरी कहां गया? ये सेकंड। इस स्ट्रक्चर में आपको एक टर्शरी कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइट होगी। सेकंड नंबर पे ये। इसमें रिएक्टिव साइट कौन सी होगी? ये वाला कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कम होगा। इसमें सारे कार्बन एक जैसे रिएक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि सारे प्राइमरी कार्बन है। नियो में नहीं बेटा, आकाशा, नियो में नहीं। ये होगा आपका जहां पे टर्शरी कार्बन मौजूद हो, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? वैसे ये आइसोमेरिज्म रिलेटेड तो नहीं है, ये हमने रिएक्टिविटी में करना था, ठीक है। तो वापस आते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो आपको यहां पे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट लग रहा है? इनकी देखें, चेन डिफरेंट है। ये सीधी चेन है, इसकी चेन में एक ब्रांच है, इसकी चेन में दो ब्रांच है। तो कार्बन की चेन में फर्क है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है। एक मरतबा फिर बता दो आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सब में सेम होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सब में सेम होगा। अल्कोहल है तो, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वो जो एक्टिव साइट होगी कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट स्टिल एक साइट ऐसी है जहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस करने से हमें मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा। तो वो जो है ज्यादा रिएक्टिव साइट होगी। ये चीज समझने से, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है कि द वर्ड आइसोमेरिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। आइसो मींस सेम, मर्स मींस पार्ट्स और यूनिट्स। उसके बाद क्या चीज है? डेफिनेशन क्या है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स। इन पेयर ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। इस वजह से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते आयनिक कंपाउंड। पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो रिजिड एंड डायरेक्शनल होता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी उस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड वहां से टूट के दूसरे डायरेक्शन में अगर बनेगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी, उससे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। और रिजल्ट में क्या बनेगा? जब एक डायरेक्शन से एक ऑर्बिटल अपना बॉन्ड तोड़ के किसी दूसरे डायरेक्शन में बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, तो हमें आइसोमर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? आइसोमर मिलेगा।
आइसोमर्स में डिफर इन, किसमें डिफर हो सकते हैं, आइसोमर में क्या डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और डायपोल मोमेंट। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में और टाटोमर्स में क्या होगा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अपनी तरीके की होंगी और आपके ईथर की प्रॉपर्टीज अपने तरीके की होंगी, फर्क होगा उन दोनों में, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं तो इसको रहने देंगे, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है या ऑप्टिकल जो रोटेशन है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स देते हैं। आइसोमेरिज्म इज नॉट ओनली पॉसिबल, न सिर्फ आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बल्कि इट इज वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। बट कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज continuously as number of carbon atoms increase. The minimum number of carbon atoms, अब अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए उसे आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। अगर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो फिर कम से कम 3 कार्बन चाहिए आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो फिर उसे कम से कम 2 कार्बन चाहिए आइसोमेरिज्म यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करने के लिए, ठीक है। ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, याद कर लेना। अब देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे बढ़ते हैं। अब ये दिस इज ओनली फॉरवर्ड चेन आइसोमर्स, तो ये कोई दूसरे आइसोमर्स नहीं है। हम बात करें चेन आइसोमर्स की, तो चेन आइसोमर्स आप देखें कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है तो मैंने आपको बताया कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 4। अगर क्योंकि हम अल्केन फैमिली की बात करें, अल्केन फैमिली में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो 3 कार्बन तक एक ही आइसोमर होगा, यानी वो मोर देन 1 स्ट्रक्चर से जो है रिप्रेजेंट नहीं होंगे, एक ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट होंगे। आपका मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, इनकी सिंगल स्ट्रक्चर होती है, इनकी आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। पर जैसे ही आप ब्यूटेन पे आओगे तो ब्यूटेन की 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एक ब्रांच वाला ब्यूटेन, ठीक है। तो जैसे ही आप पेंटेन पे आओगे तो पेंटेन की 3 स्ट्रक्चर होंगी, पीछे हमने बनाई, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। तो जैसे ही आप हेक्सेन पे आओगे तो 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, आप हेप्टेन पे आओगे तो 9। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो वेन कार्बन एटम इज व्हाट 10, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, 75 हो गए, ठीक है। अगर आप कार्बन एटम्स 30 कर लें तो आपके जो आइसोमर्स हैं वो बिलियंस में हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं हम। आपको ये 4 याद होना चाहिए, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत, तो हम टाइप ऑफ आइसोमर्स कर लें, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो, बाद हम आते हैं टाइप ऑफ आइसोमर्स पे। अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो बुनियादी तौर पे आइसोमेरिज्म 2 किस्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसके 5 किस्म है। नंबर 1 चेन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप, नंबर 4 मेटामेरिज्म, नंबर 5 टाटोमेरिज्म। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल।
इसको हमने डिस्कस नहीं करना, ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब इन दोनों मेन क्लासेस में फर्क क्या हो, यहां पे ये जो आइसोमर्स होते हैं, इन आइसोमर्स में क्या होता है कि बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज होता है, कनेक्टिविटी चेंज होती है, अरेंजमेंट चेंज होती है, ठीक है। इस वजह से जो पेयर ऑफ कंपाउंड होगा, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट चेंज है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज है, कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स चेंज है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। इनमें क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग भी सेम होती है, बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, उसी कार्बन के साथ वही ग्रुप लगा होगा, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, स्पेस में एटम्स की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो इन आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियोस का मतलब होता है स्पेस, स्टीरियोस का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो स्पेस में खाली क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी। तो इन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास एक ये आइसोमर CH3 CH2 OH, वही ले लेते हैं, ठीक है, CH3 O CH3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये आइसोमर्स है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड मेरे पास ये चीज C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन CH3 एंड हाइड्रोजन। दोनों को जरा गौर करें, यहां पे देखें कि कनेक्टिविटी किस तरीके से है कि CH3 ग्रुप CH2 से बॉन्डेड है, CH2 ग्रुप OH से बॉन्डेड। बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है कि कार्बन कार्बन उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है कि कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। यहां पे है CH3 ग्रुप जो है किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ। बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। देखें बॉन्डिंग सीक्वेंस में भी फर्क है, कनेक्टिविटी में भी फर्क है। यहां पे CH3 ग्रुप CH2 से बंधा हुआ है, यहां पे CH3 ग्रुप ऑक्सीजन से बंधा हुआ, तो कनेक्टिविटी में भी फर्क है, बॉन्डिंग सीक्वेंस में भी फर्क है। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अगर कनेक्टिविटी में और बॉन्डिंग सीक्वेंस में फर्क है तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जो कि कोई भी 5 टाइप में कोई भी टाइप हो सकती है, जो कि 5 टाइप्स में इनमें कोई भी आइसोमर हो सकता है जिनमें ये बातें हो सकती हैं। क्या, कौन सी बातें, कि या तो इनकी कनेक्टिविटी चेंज होगी या इनका बॉन्डिंग सीक्वेंस, दोनों चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। अगर आप यहां पे आते हो तो आप हैरान रह जाते हो। तो यहां पे बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम है। कैसे सेम है कि भाई CH3 इज बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू CH इज बॉन्डेड टू CH3। यहां पे भी आपको यही मिलेगा कि CH3 इज बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू CH3। तो देखिए कि इन दोनों में बॉन्डिंग सीक्वेंस, कनेक्टिविटी वही है। CH3 इज कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड, CH3 इज कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड, ठीक है। CH3 इज कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड। भाई आखिरी वाला CH3 देखें, आखिरी वाला CH3 किसके साथ, C डबल बॉन्ड के साथ। CH3 आखिरी वाला CH डबल बॉन्ड के साथ। इसमें देखें CH3 आखिरी वाला CH डबल बॉन्ड, आखिरी वाला CH3 CH डबल बॉन्ड। तो बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। कनेक्टिविटी भी सेम है, वही ग्रुप CH3 ग्रुप CH के साथ, CH3 ग्रुप CH3 के साथ। स्टिल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि अरेंजमेंट देखें, यहां पे देखें ये जो सेम ग्रुप है, यहां पे देखें जो सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। जो सेम ग्रुप हैं, ठीक है, वो ऑन द अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। तो अगर सेम ग्रुप्स जो है डबल बॉन्ड के बाहर सेम साइड पे हो तो उनको हम सिस आइसोमर कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिस 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा। एक तो भाई स्टेबिलिटी का आएगा। देखिए यहां पे सिस में देखें कि सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, बताएं जरा। अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसमें सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड पे है, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल होगा। तो थर्मली ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। तो प्रॉपर्टीज में फर्क आया, क्यों आया, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। सिर्फ स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट अलग है। तो ये आपकी ब्रॉड कंपैरिजन हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में और स्टीरियो आइसोमर्स में। तो स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी भी सेम होती है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम होता है, सिर्फ किस चीज में चेंज होती है, सिर्फ क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ये दो चीजें आप समझ गए। तो फिर हम टाइप्स पे बढ़े आगे, यानी इन दोनों क्लासेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर मैं आगे चलता हूं। अब चेन आइसोमर्स को होगा क्या, इनको क्या होगा कि सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, ठीक है, इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, ठीक है। बाकी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग सीक्वेंस वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होगा फिर, तो इनकी प्रॉपर्टीज आखिर डिफरेंट क्यों है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आखिर डिफरेंट क्यों है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि क्या डिफरेंट है इनमें, कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन में चेंज है, कार्बन चेन की लेंथ में फर्क है, कार्बन चेन की लेंथ में फर्क की वजह से सरफेस एरिया में फर्क है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फोर्स जरूर रहती है विच इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कम ज्यादा करने से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये देखें जरा, अगर आपके पास तो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 आइसोहेक्सेन है आपके पास। डू यू हैव आइसोहेक्सेन, यस। इफ वी हैव हेक्सेन CH3 CH2 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 एंड CH3। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सरफेस एरिया आपका आइसोहेक्सेन से किसका ज्यादा है, एनहेक्सेन का। आइसोहेक्सेन से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, एनहेक्सेन का ज्यादा है। तो हमने पढ़ा कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो बताएं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग किस में होगी, एनहेक्सेन में या आइसोहेक्सेन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में स्ट्रांग होगी, एनहेक्सेन में। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी, किसकी ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ठीक है, इसकी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से कार्बन की चेन में फर्क है, आइसोमर में डिफरेंट क्या है, दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके C6H14 हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर इनकी कार्बन की चेन में डिफरेंस आने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम ज्यादा हो गया, उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गई, चेंज आ गई। अब क्योंकि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर होता भी, मान लें कि आपके पास ये आइसोहेक्साइल अल्कोहल है, आपके पास एनहेक्साइल अल्कोहल है, स्टिल क्योंकि उनके पास अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप होता, पर उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आता। तो कौन सी प्रॉपर्टीज में फर्क आता, फिजिकल में या केमिकल में, कौन सी प्रॉपर्टीज में फर्क आता, कौन बताएगा, फिजिकल में आता है या केमिकल में, फिजिकल में आता है या केमिकल में, जल्दी बताएं जरा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आता, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आते हैं व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पर डिफरेंट फिर क्या हो, डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो,
ड्यू टू, क्यों डिफरेंट हो, ड्यू टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ, ड्यू टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, positions of functional group or carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, या फिर जो है क्या हो, या फिर क्या हो कि फंक्शनल ग्रुप खुद उसकी पोजीशन में फर्क हो, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं जरा कि रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो अगर मेरे पास CH3 CH2 CH2 और यहां पे हेलोजन लगा हुआ है, और अगर मेरे पास CH3 Cl CH3 यहां पे हेलोजन लगा हुआ है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि वन क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप इसका कोई भी रिएक्शन करते हो, ठीक है, आप इसका कोई भी एसएन रिएक्शन करते हो या एलिमिनेशन करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप इसका एसएन रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एंटायरली, प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल एंटायरली SN2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिक्सचर देगा SN1 एंड SN2 का, यू रिमेंबर दिस थिंग। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिक्सचर देगा SN1 का भी SN2 का। तो प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया, क्यों फर्क आ गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी। एक और एग्जांपल देख लें, आपके पास है 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई, ये 1 ब्यूटाइन है और ये 2 ब्यूटाइन है। डिफरेंस इज इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, ये डिफरेंस है। उसके साथ तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ, प्रॉपर्टीज में कैसा फर्क आ गया, कोई बताएगा ऐसा क्या फर्क आ गया प्रॉपर्टीज में, कौन बताएगा, है कोई जो बता सके, कोई नहीं है। फिजिकल में तो होगा ही होगा, फिजिकल में। अब देखिए इसके पास ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एडिशन रिएक्शन तो देगा ही देगा, एडिशन के साथ साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, जबकि ये खाली एडिशन देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो, जो कि इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। और दूसरी बात, जो अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा वो एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक होगा, ये नॉन एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में फर्क किस वजह से आया, ये प्रॉपर्टीज में फर्क आया ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, पर प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आए, क्यों आए, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा, क्या आपको ये समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है, क्लियर, क्लियर। हेलो, कोई बैठा है या सो गए सारे, हाँ तो लिखने में कोई दर्द हो रहा है क्या, चलें भाई। उसके बाद नंबर तीसरी टाइप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है कि इनमें कंपाउंड्स में सेम क्या होगा, इनमें सेम सिर्फ क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होंगी। डिफरेंट क्या होंगी,
डिफरेंट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल भी चेंज होंगी, केमिकल भी चेंज होगी। क्यों चेंज होंगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो कौन सी फैमिलीज हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करती हैं? मान लेंगे आपके पास क्या चीज है, आपके पास है अल्काइन एंड अल्काडाइंस, यानी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड है कंपाउंड में। अगर 2 डबल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड होंगे तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। एक अल्कीन हो गया, दूसरा अल्काइन हो गया। अल्कोहल एंड ईथर ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, अल्कोहल है, ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद क्या चीज है भाई, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो एक एक एग्जांपल सबका करते हैं। तो हमारे पास है ब्यूटाइन, हमारे पास क्या चीज है, ब्यूटाइन, और हमारे पास है 2 ब्यूटाइन, तो हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाई। अब दोनों का आप अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये अल्काइन है और ये एक अल्कीन है। तो अल्काइन और अल्कीन की रिएक्टिविटी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा या अल्काइन ज्यादा होगा? अल्कीन ज्यादा होगा या अल्काइन ज्यादा होगा? रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा? दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे, पर अल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन सेम है, पर अल्काइन जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जो कि अल्कीन्स नहीं देते, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में फर्क आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C4H6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया। अल्कोहल एंड ईथर अभी हमने किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। तो CH3O एंड CH2OH। तो भाई ईथर एंड अल्कोहल, ईथर में फंक्शनल ग्रुप OR है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। तो अल्कोहल और इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी भैया? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होती है। ईथर में डायपोल फोर्स है, ठीक है, तो इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होती है। इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, सच एज बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ये ईथर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो आपके पास क्या चीज है भाई, CH2CHO अल्डिहाइड, एंड कीटोन है आपके पास CH3COCH3। अब दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, अल्डिहाइड बेंडिक्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू किसके, कीटोन्स के। तो अल्डिहाइड के अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा। अब जब इसको आप रिड्यूस करोगे, रिडक्शन करोगे इनकी, तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देंगे, इसको रिड्यूस करोगे ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, फर्क आ गया। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, फर्क आ गया। अब क्योंकि अरेंजमेंट चेंज है, बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आखिरी एग्जांपल कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर CH3COOH, ठीक है। तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट है, ठीक है। आपको ये दोनों सेम नहीं लग रहे? मुझे तो सेम लग रहे हैं। इसमें कोई फर्क है या मैंने गलती कर दी लिखने में? शायद मैंने गलती कर दी। क्या होगा, ये दोनों सही है,
जब मैंने गलत लिखा है, मैंने इसको एसिड लिखा है, इसको ईस्टर लिखा है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एक जैसे दो हैं, CH3COH CH3COH एक जैसे है ना, पर ये आपका ईस्टर है, ये आपका ईस्टर है, और ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या चीज है? ईस्टर। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ईस्टर है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड खाली की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? फर्क आ गया। खाली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो चौथी चीज पे अगर हम बात करें, नंबर चौथे होते हैं मेटामेरिज्म, मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इनमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। क्या सेम है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? फिर डिफरेंट इस वजह से है कि मान लें आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अब ये होगा कि यहां पे देखें कि डबल बॉन्ड को एक अल्काइल ग्रुप है जो सराउंड कर रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड को दो अल्काइल ग्रुप जो हैं सराउंड कर रहे हैं, R1 R2। अल्कीन्स के, अब पहले ये समझें कि ये मेटामर्स हैं कि नहीं। मेटामर्स होते क्या है? मेटामर्स होते क्या है? ये मेटामर है ही नहीं, सॉरी। ठीक है, ये मेटामर नहीं है, तो पहले इसको मेटामर बनाते हैं। तो हमारे पास है CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, हमारे पास ये चीज है। अब क्या होता है? अब होता यह है कि ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन आप जो है यहां से निकाल के यहां डाल दें, यहां से माइनस करें, यहां पे प्लस करें, तो नई चीज जो बन के आएगी, नई चीज बन के आएगी कि इधर एक कार्बन रह जाएगा, ये कार्बन हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो CH2 एक था तो इधर CH2 आया तो दो हो जाएंगे। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप था, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे दो कार्बन थे, इस साइड पे भी दो कार्बन थे, इस साइड पे भी दो कार्बन थे, इस साइड पे भी दो कार्बन थे। अब क्या हुआ है? इस साइड पे एक कार्बन रह गया और इस साइड पे कितने कार्बन रह गए? 3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर डिफर करे कोई आइसोमर तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मेटामर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मेटामर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? क्योंकि अरेंजमेंट बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करें, तो इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होंगी? चेंज होगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बेटा? तो आखिरी आइसोमर करते हैं। तो जो पांचवी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, उनको हम कहते हैं टाटोमर्स। अब टाटोमर्स क्या होते हैं? इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, तो इनको सेम क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद डिफरेंट बोथ प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी केमिकल भी। क्यों? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, और क्या डिफरेंट होगा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। तो
तो इनको हम टाटोमर्स कहते हैं। इनका कॉमन एग्जांपल है आपके अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कोई भी ले लिए, हमारे पास है क्या है, ग्लाइसिन है, ठीक है। तो CH2 NH2, उसके बाद है COOH। तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये एक एसिड ग्रुप है, तो एसिड क्या फर्निश करेगा, हाइड्रोजन आइन। अमीनो ग्रुप जो होता है ये बेसिक ग्रुप होता है। तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनर भी मौजूद है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी मौजूद है। तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन डिटैच होगा, यहां से डिटैच होके यहां अटैच हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बेटा? क्यों पॉसिबल है? तो ये एसिड है, ये बेस है, तो विद इन द मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक खड़े हुए एसिड और बेस, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा दो स्ट्रक्चर का। टाटोमर्स हमेशा इक्विलिब्रियम मिक्सचर होते हैं दो स्ट्रक्चर के। तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी। तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसको नेचुरल एबिलिटी थी, ये एसिड था, इसने एक्सेप्ट किया, ये बेस था। तो इस आइन को हम कहते हैं ज्यूटर आइन। इस आइन को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आइन। नॉर्मली आइन में क्या होता है कि एक ही चार्ज होती है, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ज्यूटर आइन की खासियत यह है कि इसमें दोनों चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव। ओवरऑल ये आइन न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो व्हाट इज ज्यूटर आइन? ज्यूटर आइन इज डायपोलर आइन। दो चार्जेस हैं इसमें, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। डायपोलर आइन, बट ओवरऑल न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी नेगेटिव चार्जेस, जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो ओवरऑल ये आइन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो जितने भी अमीनो एसिड हैं, जितने भी अमीनो एसिड हैं, वो सारे ज्यूटर आइन फॉर्म में मिलते हैं। ज्यूटर आइन में, आइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये क्या करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑल अमीनो एसिड्स, all amino acids exist in deuterine form due to tautomerism. Due to tautomerism. तो टाटोमेरिज्म में क्या हो सकता है कि 1,3 और 1,5 प्रोटॉन शिफ्ट हो सकता है, 1,3 एंड 1,5। अब 1,3 1,5 क्या है, 1,3 को हम एक्सप्लेन करते हैं, 1,5 को रहने देते हैं। अब तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप के पास टाटोमेरिज्म शो करने के लिए एक मल्टीवेलेंट कार्बन पे, एक मल्टीवेलेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए, एक मूवेबल हाइड्रोजन, मूविंग प्रोटॉन होना चाहिए। वो वहां से मूव करे, डिटैच हो, जाके फिर एक दो दूसरे पे नहीं, तीसरे ग्रुप पे आके क्या हो, अटैच हो। तो इसको हम 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट कहते हैं। तो एक कार्बन से प्रोटॉन डिटैच हुआ, थर्ड पार्टी पे जाके अटैच हुआ, तो इसको 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कीटोइनोल सिस्टम। अब कीटोइनोल सिस्टम क्या होता है? कीटोइनोल और अल्डोइनोल सिस्टम, अल्डोइनोल सिस्टम। पहली बात कि व्हाट इज इनोल? इनोल का मतलब है, इन माना डबल बॉन्ड, ओल का मतलब है अल्कोहल। तो अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे OH लगा हुआ है, उसको हम इनोल कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले ले। नाउ दिस इज व्हाट विनाइल रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड, के बाद CH, उसके बाद क्या है, OH। अब देखिए 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट कैसे होगी कि मूवेबल हाइड्रोजन यहां पे है, तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ठीक है। तो मल्टीवेलेंट एटम होना चाहिए जहां पे प्रोटॉन शिफ्ट होगा, जहां से शिफ्ट होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोजन कहां से जाके कहां जाएगा और क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन डिटैच होके वो इस पे अटैच होगा। तो ये जो हाइड्रोजन वाला कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें नई चीज क्या मिलेगी कि ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन था, वो वैसा का वैसा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था, तो यहाँ पे हो गया CH3। तो ये हमें क्या मिल गया, अल्डिहाइड। तो इसको आप क्या कहोगे,
ए पे जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आपकी स्ट्रक्चर बनेगी ये CH3 बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो इसको आप कहेंगे इनोल, कीटोइनोल सिस्टम, ठीक है बेटा। अब इन दो हमेशा टाटोमर्स दो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं, और इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क एक तो फंक्शनल ग्रुप का है, दूसरा रिलेटिव स्टेबिलिटीज का होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इनोल की ज्यादा होगी एल्डिहाइड की, या इनोल की ज्यादा होगी कीटोन की। अगर हम इनको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, इसको डी कहूं, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ए बी सी डी में मोस्ट स्टेबल कौन है, कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी डी जो है आपका वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो टाटोमर्स जो हैं अमाइनो एसिड्स में होती है, और वहां पे जहां पे डबल बॉन्ड और अल्कोहल एक ही कार्बन पे होगा, ठीक है। और भी बहुत से कंपाउंड हैं पर हम उनको रहने देते हैं, हमारे सिलेबस की रेंज इतनी है तो हम यहां तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने दो टाइप होती हैं, वैसे हम एक टाइप करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स कौन कौन सी, एक ज्योमेट्रिकल और एक कौन सी, ऑप्टिकल। क्योंकि ऑप्टिकल अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बस ओवरव्यू दे दूं ऑप्टिकल का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे होती है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जिसके पास कायरल कार्बन हो, जिसके पास क्या चीज हो, जिसके पास कम से कम एक कायरल कार्बन हो। व्हाट इज कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों ही वैलेंसीज चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हो, तो उसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। तो जिस भी कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब आप इस कंपाउंड को पोलैरिमीटर में रखोगे और उससे सिंगल प्लेन वाली प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है पास करोगे, तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ये लाइट को रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस और माइनस होती है। तो इस तरह से आइसोमर दो होते हैं, जो राइट साइड रोटेट करेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जो लेफ्ट साइड करेगा उसको हम लीवो कहते हैं, और जो लेफ्ट राइट पेयर है उन ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स आर व्हाट, लेफ्ट राइट मिरर इमेजेस ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के जो मिरर इमेजेस होंगे उनको एनेंशियोमर्स कहेंगे। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं, उनमें कायरल कार्बन है, वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, पर एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, उनको हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको अभी इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये अभी माजी का किस्सा है। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या है, नंबर पहली के फ्रोजन बॉन्ड रोटेशन हो, कि कंपाउंड में एक बॉन्ड ऐसा हो, कंपाउंड में एक बॉन्ड ऐसा हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। मान लें आपके पास कोई भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है किसी ओपन चेन कंपाउंड में, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड क्या कर सकता है कि रोटेट कर सकता है, उसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिंगल बॉन्ड अल्केन का कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो इजीली क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। पर अगर आप अल्कीन पे आते हो, तो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अल्कीन वाला डबल बॉन्ड और साइक्लो अल्केन वाला सिंगल बॉन्ड, साइक्लो अल्केन वाला यानी ये कार्बन, अगर हम इसको सिंगल साइकिल वाले कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो रिंग बाकायदे क्या होनी चाहिए, रिंग को मुड़ना चाहिए, यानी ये बॉन्ड क्या होने चाहिए, टूटने चाहिए। अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को रोटेट करते हो तो जब तक एक बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक जो है आपका ये फ्री रोटेशन शो नहीं कर सकता। यानी ये दो ऐसे कंपाउंड हैं, कौन से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, किसका, साइक्लो अल्केन्स का। इनमें फ्री रोटेशन नहीं होती, जहां पे फ्री रोटेशन नहीं होती, ठीक है,
तो जो एटम्स या ग्रुप्स इनके अराउंड होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकेंगे, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। तो अब हमने देखना क्या है, हमने देखना यह है कि अब जो यहाँ पे दो इसकी वैलेंसी फ्री है, दो इसकी वैलेंसी फ्री है। अगर सीन इस तरह का है कि ए यहां है, ए यहां है, बी यहां है, बी यहां है, तो इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे। ठीक है। अगर सीन इस तरह से है, ए यहां, ए यहां, बी यहां, बी यहां, ठीक है, तो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, तो उसको हम सिस आइसोमर कहेंगे। अगर अपोजिट साइड है तो फिर क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि दूसरी कंडीशन क्या है। पहली बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एक फ्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, यानी उसमें फ्री रोटेशन ना हो, फ्रोजन रोटेशन हो, उसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। दूसरी कंडीशन, तो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो पहली कंडीशन थी कि फ्रोजन रोटेशन हो। दूसरी कंडीशन, ईच कार्बन ऑफ फ्रोजन बॉन्ड मस्ट बी bonded to टू डिफरेंट ग्रुप्स के जो फ्रोजन बॉन्ड है उस पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो दो बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, दो वैलेंसी फ्रीज हैं। अब ये जो दो ग्रुप है ये हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये सेम होंगे तो आपका जो पेयर ऑफ कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। मान ले आपके पास ये चीज है कि भाई CH3, ठीक है, उसके बाद CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब आपका फ्रोजन बॉन्ड कौन सा है, फ्रोजन बॉन्ड ये है। तो फ्रोजन बॉन्ड के दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे दो सेम हाइड्रोजन, सेम ग्रुप है, सेम कार्बन के साथ, सेम ग्रुप है सेम कार्बन के साथ, तो ये आइसोमर सिस होगा कि ट्रांस होगा, तो ये आइसोमर सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये आइसोमर सिस होगा कि ट्रांस होगा, कौन बताएगा। ये आइसोमर सिस होगा कि ट्रांस होगा, सांस होगा कि बहु होगा, क्या होगा। सिस होगा। चलिए फिर एक मरतबा इसको पढ़ लें, ये क्या चीज है। ना सिस होगा ना ट्रांस होगा। सिस के लिए जरूरी है कि यहां पे ये जो कंपाउंड है ये सेम नहीं, ये ए होता ये बी होना चाहिए, अगर ये सी था तो ये डी होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप हो सेम कार्बन के साथ, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मेरे पास ये चीज है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये साइक्लोप्रोपेन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, सिमरती कह रही है कि नहीं करेगा, राबिया कह रही करेगा। करने के लिए क्या जरूरी है कि जो दो एडजेसेंट कार्बन है, जो अगर इस बॉन्ड को आप फ्रोजन लेते हो तो यहाँ पे तो दो सेम ग्रुप हैं, नहीं करेगा। अगर आप इस बॉन्ड को फ्रोजन लेते हो तो दो हाइड्रोजन सेम है, नहीं करेगा। अगर आप इस बॉन्ड को फ्रोजन लेते हो तो यहाँ पे डिफरेंट है पर यहाँ पे सेम है, तो ओवरऑल नो, ओवरऑल नो। समझ रहे बात को कि नहीं, नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, करेगा कि नहीं करेगा,
इट शुड और नॉट करेगा, तो ये कौन सा आइसोमर है? सिस है ट्रांस है? सिस है ट्रांस है? ये सिस है, ठीक है। इसकी ट्रांस कैसे होगी? ट्रांस इस तरह से होता कि आपने यहाँ पे साइकिल बनाई, आपने हाइड्रोजन को इधर, CH3 को इधर लिखा, ठीक है। आपने क्या किया कि हाइड्रोजन को इधर और CH3 को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता? ट्रांस हो जाता। तो ये सिस हो गया, ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया, ठीक है बेटा। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कैसे होता है कि सिस आइसोमर जो होते हैं, सिस आइसोमर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टेरिक रिपल्शन होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन है, यहां पे जरा गौर करें, यहां पे गौर करें कि दो सेम ग्रुप हैं, सेम ग्रुप आमने सामने, सेम ग्रुप्स बिल्कुल आमने सामने। तो सेम ग्रुप आमने सामने किसमें? सिस 2 ब्यूटीन में। सिस 2 ब्यूटीन में सेम ग्रुप आमने सामने अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इनकी रिपल्शन से क्या होगा? इनकी रिपल्शन से क्या होगा? इनकी रिपल्शन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो आपका सिस आइसोमर होता है, इट इज लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर। अच्छा, इट इज लेस स्टेबल देन व्हाट? ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर जो है इससे ज्यादा स्टेबल होता है, थर्मली इससे ज्यादा स्टेबल होता है और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अब अगर आप डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसका म्याऊ इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर आप मान लें इसको मिड पॉइंट लेते हैं तो दो जो बांड हैं वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा तो ये एज अ होल क्या कहलाएगा? ये नॉन पोलर कहलाएगा, ये नॉन पोलर कहलाएगा। और ये क्या होगा? पोलर होगा। तो पोलर और नॉन पोलर में, पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंस होगा। पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंस होगा तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होगी, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होगी। जब मेल्टिंग पॉइंट की बारी आएगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। अब रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा थी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा थी, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको जो है ना असेंबल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप ऐसे